हाय ऑफ यू, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल लर्न बियॉन्ड। चलें, हर एक पार्ट में हमने कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को असेंबल किया है। तो वी आर ऑन द पार्ट नंबर 5, जहाँ पे अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हमने असेंबल किया है विथ ऑप्शन। तो चलें शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, चूंकि पार्ट नंबर 5 है। इन इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड बाय। तो आप जाने कि आपकी इंडिया में जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सेबी है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1988 में किया, बाद में 1992 से उसने काम करना शुरू किया। तो ये सेबी क्या क्या करती है तो आप जाने कि सेबी रेगुलेट्स इंडियन कैपिटल मार्केट, ना सिर्फ कैपिटल मार्केट बट स्टॉक एक्सचेंज जो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो भी आपकी इकरा है, सिमरा है, सिबिल है, क्रिसिल है। उसके साथ साथ कौन सा, तो मर्चेंट बैंक को भी ये रेगुलेट करता है, प्लस म्यूचुअल फंड। तो सेबी इतने अलग अलग मार्केटों को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है। आंसर इज ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज SEBI। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या लिखा, केवाईसी कंप्लायंस इज डन टू। केवाईसी हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली केवाईसी का जो एक्ट है वो आरबीआई ने 2002 में लाया, जिसमें हम व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिटी को देखते हैं और उसके एड्रेस को हम देखते हैं। तो सिर्फ यही दो आंसर नहीं होगा, हमें और भी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा कि ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो कॉम्बिनेशन हो इस दोनों का, या कुछ अलग टाइप के। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑप्शन ही हमें सही आंसर को चूज करना है ना। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर 3 क्या है, टू इंश्योर द जेन्यूननेस ऑफ पर्सन आइडेंटिटी, यस ऑफ कोर्स, एंड मेंशन द एप्लीकेशन एंड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एड्रेस, यस। So this basically option is the combination of option number 1 and 2. Hence, for this option, the right answer will be option number C. Clear? Next चलें, KYC के बाद हम चलते हैं किस पे, तो ओपन मनी मार्केट इज ए प्लेस फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय। तो जो ओपन मनी मार्केट है, बेसिकली जो मनी मार्केट है, ये कौन यूज करता है। तो आप जाने कि मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म के लिए, हम बेसिकली लेस देन ए ईयर के लिए जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो मनी मार्केट का पार्ट होते हैं। कौन उसको यूज़ कर सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यूज़ करती नहीं है। एक कॉमन बैंक भी, उस कॉमन बैंक तो कुछ होता ही नहीं है। कमर्शियल बैंक होता है ना, ओनली लिखा हुआ है। तो ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ कमर्शियल बैंक ही यूज़ करेगी। तो यहाँ भी ओनली लिखा हुआ, कॉमन बैंक के नाम का कोई परिभाषा हमारे इंडिया में नहीं। ओपन मनी मार्केट को इंडियन गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती, कौन यूज़ करता है, तो ऑल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मनी मार्केट का पार्ट हो सकते हैं। और उसके अंदर जो भी टूल्स होते हैं वो उनका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो कॉल मनी नोटिस मनी, टर्म मनी हो। तो कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका यूज़ कर सकता है। तो फॉर दिस जितने भी आपके ऑप्शन है, उस ऑप्शन के आधार पर जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट चलें, क्या लिखा है तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक टू लॉन्च म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को सबसे पहले लॉन्च करने वाली जो बैंक थी उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि फर्स्ट म्यूचुअल फंड 1964 में यूटीआई के द्वारा आया था, बट क्वेश्चन यहाँ पे अलग है क्योंकि यूटीआई उस समय बैंक नहीं थी। बाद में यूटीआई को कन्वर्ट करके हमने एक्सिस बैंक किया। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमर्शियल बैंक कौन सी थी। तो कमर्शियल बैंक जब पूछा जाए तो उस आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी पहली आंसर होगी। लेकिन पूछा जाए कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड को किसने लाया, तो यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 फर्स्ट म्यूचुअल फंड था। जैसा क्वेश्चन बैंक पूछा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फॉर्म पूछा जाए यूटीआई 1964 विल द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है, हु कैन इन्वेस्ट इन ए कमर्शियल पेपर। तो लास्ट वीडियो में हमने कमर्शियल पेपर की बात की थी, कौन कमर्शियल पेपर में को इशू कर सकता है। तो वहाँ पर हमने कॉर्पोरेट की बात की थी, हमने वहाँ पे प्राइमरी डीलर्स की बात की थी, हमने वहाँ पे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की थी। तो यहाँ पे जाने यहाँ पे कौन इशू कर सकता है नहीं है, यहाँ पे है कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो कमर्शियल पेपर एनी इंडिविजुअल कैन परचेज, कोई भी इससे परचेज कर सकता है। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, कोई भी परचेज कर सकता है, प्लस बैंक, कोई भी का मतलब कोई बैंक, कोई इंडिविजुअल हो, कोई बैंक हो, कोई कॉर्पोरेट हो, मतलब एक कंपनी भी कर सकती है, नॉन इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, एनी इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट। राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर हम चलते हैं। द कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस which released the agreed framework on international governance
of capital measures and capital standards in July 1988, popularly known as। तो आप जाने कि जो स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कैपिटल एडिक्वेसी फॉलो करना है, वो कौन सा है? तो द कमिटी इज बेसल कमिटी, है ना। बेसिकली अभी जो बेसल का नॉर्म हम यूज़ किए हुए हैं दैट इज बेसल नॉर्म्स थर्ड, है ना। ये पहले बेसल नॉर्म्स 2 था, अभी बेसल नॉर्म 3 है, जिसके 3 पिलर हैं, है ना। जो CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, मार्केट डिसिप्लिन है ना, या आपकी एक और होता है, संभवतः मैं मिस कर रहा हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मार्केट डिसिप्लिन एंड सुपरवाइजरी रिव्यू। तो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। ये बेसल एकॉर्ड है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के आधार पे चलता है। हर एक कंट्री को इस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या लिखा है हमने देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा वो रेट है जो RBI डिसाइड नहीं करती है? तो बैंक रेट ऑफ कोर्स RBI डिसाइड करती है, रेपो रेट भी RBI डिसाइड करती है, रिवर्स रेपो रेट भी RBI डिसाइड करती है, और CRR भी RBI डिसाइड करती है। बट MCLR एक ऐसा रेट है जो बैंक खुद ही डिसाइड करती है कि उसकी MCLR कितनी होगी, और इसी MCLR के ऊपर हम किसी भी कस्टमर को लोन देते हैं। तो MCLR का फुल फॉर्म आप जाने, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। बेसिकली पहले 2010 के समय ये क्या हुआ करता था? तो ये PLR हुआ करता था। PLR का फुल फॉर्म था प्राइम लेंडिंग रेट, इसी को हमने BPLR का भी नाम दिया था, दैट इज बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बाद में ये 2010 में बंद हो गया और एक नया रेट आया, उस रेट का नाम था बेस रेट। द बेस रेट वॉज द मिनिमम रेट ऑफ लेंडिंग, जिसके नीचे हम किसी भी कस्टमर को कोई भी लोन नहीं देते थे। आज के रेट में बेस रेट को भी हमने अबॉलिश कर दिया है और जिस नए रेट को इंट्रोड्यूस किया है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, है ना। बेस रेट से अलग है। तो इंडिविजुअल बैंक खुद का MCLR डिसाइड करती है। अदर देन दिस रेट ऑल रेट्स डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलें, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 68 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंक्शन RBI का नहीं है? तो एक्सचेंज कंट्रोल, जो भी एक्सचेंज होते हैं वो तो RBI का पार्ट होगा, क्लियर। उसके बाद क्या है? तो इशुएंस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी नोट, करेंसी है तो RBI का पार्ट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी भी RBI का पार्ट होता है, एंड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल फंक्शन भी RBI का पार्ट है। बट दिस फिस्कल पॉलिसी इज द मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 2 पॉलिसी होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, और दूसरे को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके अंदर आपके एक्सचेंज कंट्रोल भी आते हैं, इशुएंस भी आते हैं, मॉनेटरी ऑथोरिटी भी आता है और सुपरविजन भी आते हैं। बट फिस्कल पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा RBI का पार्ट नहीं है? आंसर विल बी फिस्कल पॉलिसी फंक्शन इज द पार्ट ऑफ नॉट RBI बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलें, क्या लिखा है क्वेश्चन देखें। विद अ व्यू टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ बैलेंस इन द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द पर्सन नेम्ड बाय द डिपॉजिटर विदाउट एनी हसल्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, द फॉलोइंग फैसिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक अकाउंट्स इन द कंट्री। मतलब ऐसा कौन सी फैसिलिटी है जब किसी अकाउंट होल्डर का डेथ होता है तो सामने वाले को बिना किसी कठिनाई के पैसा मिल सकता है? कौन सी फैसिलिटी बैंक में अडॉप्ट की गई है? तो विल का कोई भी संबंध बैंक के साथ नहीं होता है। बिल आप कोर्ट या स्टैम्प पेपर के साथ बनवा सकते हैं, घर पे ही आप बनवा सकते हैं, बैंक का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इंडिमनिटी बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड है जिससे किसी थर्ड पर्सन को कुछ घाटा ना हो, तो उसके लिए ये बॉन्ड है बेसिकली इंडिमनिटी। गारंटी तो आप जानते हैं, गारंटी का मतलब ऑन बिहाफ ऑफ यू, अगर मैंने वादा किया है कि अगर यहाँ से कुछ होता है तो मैं पैसा भरना, इज कॉल्ड गारंटी। रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच डिफरेंट बट नॉमिनेशन इज अ फैसिलिटी। अगर सपोज मेरा सेविंग अकाउंट है और मैंने ABC पर्सन को नॉमिनेशन कर दिया है तो मेरे डेथ के बाद सिर्फ ABC पर्सन ही उस पैसे के लिए क्लेम करने का एक्चुअल हकदार है। बैंक बिना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के इस ABC को पैसा देने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, हैंस नॉमिनेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा देखें। बैंक्स इन आवर कंट्री नॉर्मली publicize the additional interest rate in allowed on retail domestic term deposit of। ऐसा कौन सा वो सेगमेंट है जो जिसमें बैंक एडिशनल उनको क्या करती है? तो इंटरेस्ट रेट पे करती है, जो भी उनके TDR हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? टर्म डिपॉजिट इज बेसिकली एफडी। तो एफडी पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट हम किसको देते हैं? क्या माइनर्स को देते हैं, या मैरिड वीमेन को देते हैं, या सीनियर सिटीजन्स को देते हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं, या रूरल रेजिडेंट को देते हैं? तो इनमें से हम किसी को नहीं देते हैं एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा हो, उसी को हम एफडी पे आपके जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इधर 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा या 1% ज़्यादा तक हम इंटरेस्ट पे करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे माइनर्स को नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मैरिड वीमेन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रूरल रेजिडेंट नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट सीनियर सिटीजन्स विल गेट एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देन एनी ऑफ द अदर कस्टमर्स। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज स्ट्रिप्स? स्ट्रिप्स एक नया फुल फॉर्म आया है आपके पास। बेसिकली स्ट्रिप्स का यूज़ हम बॉन्ड स्ट्रिप्स में करते हैं, क्योंकि जब बॉन्ड आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है कि आप इंटरेस्ट आप कूपन लेंगे या फिर रिडीम आप करना चाहेंगे, तो वहाँ पे बेसिकली हम स्ट्रिप्स जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर पूछा गया है कि इन स्ट्रिप्स एस स्टैंड फॉर व्हाट। तो मैं तो पहले पूरा फुल फॉर्म ही आपको बता देता हूँ। स्ट्रिप्स क्या होता है? स्ट्रिप्स इज बेसिकली सेपरेटली, है ना, सेपरेट की बात की जाएगी, सेपरेटली ट्रेडेबल, TRADABLE, सेपरेटली ट्रेडेबल। उसके बाद क्या? तो रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। फिर से मैं बोलता हूं, सेपरेटली ट्रेडेबल, रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। तो ये जो है उसमें वो स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म है, जिसमें एस स्टैंड फॉर सेपरेट होगा। नेक्स्ट चलें और आगे की बात करते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 72, द मेन बिजनेस ऑफ बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, हाउएवर ए बैंक कैन रिफ्यूज टू परमिट ओपनिंग एन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ। बैंक का मेजर फंक्शन है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और जो नीडी हैं उनको वो लोन दे देना। तो इसी फंक्शन में बेसिकली बैंक काम करती है। तो बैंक किसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है? बैंक को हर एक कस्टमर का अकाउंट ओपन करना है, लेकिन किसका अकाउंट बैंक नहीं ओपन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद है? तो आप जानें कि अगर वो पर्सन आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का मतलब नॉन इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल करने का मतलब कोई कंपनी है, फॉर्म है, तो उसका अकाउंट बैंक ओपन कर सकती है। कोई व्यक्ति है जिसका जो अरेस्ट हो चुका था पहले, मैंने बाद में वो छूट गया, फिर आया अकाउंट ओपन करने, उसका भी अकाउंट बैंक ओपन कर सकती है। कोई कन्विक्टेड पर्सन है, किसी केस में उसको कन्विक्ट किया गया, उसका भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। बट एक ऐसा व्यक्ति जो अनडिजायरेबल हो, है ना, बैंक में आया लेकिन उस पर जोर जबरदस्ती से अकाउंट ओपन करवाया जा रहा है, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहता नहीं है बैंक में अकाउंट ओपन करना, लेकिन किसी के दबाव में वो अकाउंट अगर ओपन कर रहा है, तो बैंक कैन रिफ्यूज एट द काउंटर, दैट इज कॉल्ड अनडिजायरेबल पर्सन। नेक्स्ट चलें आगे देखें क्या लिखा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग बिजनेस? बैंक और रेगुलेटर की बात जब भी आएगी तो आपका जो आंसर है वो सीधा और सीधा 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश किए हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ही जाना है। नेक्स्ट चलें, क्या है क्वेश्चन। ए फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इज केप्ट विथ बैंक फॉर सेफ्टी इज नोन एज। देखिए बैंक में अलग अलग टाइप का क्या होता है, तो सेफ्टी मेजर्स होता है। आपको अगर लग रहा है कि आपके पास कुछ गोल्ड हैं तो आप बैंक में क्या कर ले सकते हैं, लॉकर ले सकते हैं, वहाँ पे अपने जो इम्पोर्टेंट गुड्स हैं उसको वहाँ पे आप रख सकते हैं। सेफ डिपॉजिट भी होता है, सेफ डिपॉजिट इज डिफरेंट, सेफ कस्टडी इज डिफरेंट। जैसे कोई एग्जामिनेशन है ना, 10th का एग्जामिनेशन है, उसका क्वेश्चन पेपर आना है, तो स्कूल जनरली बैंक को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि आप मेरे इस पेपर को 2 दिनों तक अपने सेफ कस्टडी में रखिए। जिस दिन एग्जामिनेशन होगा, सपोज 10 बजे से अगर एग्जामिनेशन की शुरुआत है तो 9:30 में हम आके आपसे यहाँ से पेपर ले जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो उसकी लीक होने के चांसेज हैं वो ख़त्म से हो जाते हैं, राइट। तो वैसे ही एक इंडिविजुअल को लग रहा है कि उसके जो पेपर्स हैं, जो उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो बैंक के पास रख दे ताकि वो सेफ रहे, दैट इज कॉल्ड सेफ डिपॉजिट, that is called safe custody. Safe deposit is different, locker is well known different, valid safe deposit is different, only safe custody will be the right answer. यहाँ पे बैंक कुछ चार्जेस लेती है, चार्जेस के बाद उसे रखने देती है। नेक्स्ट चलें, लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं इस 5वें नंबर पार्ट का। क्या लिखा है,
तो करेंसी नोट डिपॉजिटेड इन करेंसी चेस्ट आर द प्रॉपर्टी ऑफ। ये करेंसी जो चेस्ट होते हैं, बेसिकली करेंसी चेस्ट क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जब आरबीआई से पैसा प्रिंट होता है तो डायरेक्ट वो करेंसी चेस्ट में आता है। करेंसी चेस्ट बेसिकली आपके आरबीआई के बिहाफ पे एसबीआई ही मेंटेन करती है, और वहाँ से पैसा फिर क्या होता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, किसी किसी बैंक किसी किसी ब्रांच में जो वो जाता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ करेंसी चेस्ट। तो जब तक करेंसी चेस्ट में वो पैसा है तब तक वो किसका पार्ट है, तो आरबीआई के पार्ट है, क्योंकि आरबीआई के बिहाफ पे एसबीआई करेंसी चेस्ट को रखता है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एसबीआई, दैट इज होल एंड सोल पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो करेंसी को जो आपका प्रिंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सब आरबीआई का ही काम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने में लगेगा कि हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं होता है, रिस्पेक्टिव बैंक का कोई भी रोल नहीं। एसबीआई ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई करेंसी चेस्ट मेंटेन करती है, बट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एसबीआई। ओनली एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द राइट आंसर। तो आई होप जितने भी आपके पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट होंगे जो आपके साथ आएंगे, आप बने रहें और नई नई बातें आप सीखते रहें और बिल्कुल रिटेन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।